वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज चैप्टर 1 क्लास 10th इन्वेस्टमेंट। और इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 कर लिया है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट वीडियो सबसे पहले। एंड उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, जब हम लोग शुरू करेंगे तो मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है। तो आज के जो टॉपिक्स है वो मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो देखो, जब इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे लगता है तुमको पता नहीं होगी, बट इसकी डेफिनेशन व्हेन इट कम्स टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट तो तुमको वो पता होनी चाहिए। अब इंटरेस्ट होता क्या है कि देखो, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुमने किसी और बंदे से पैसा लिया, तुमने यूज किया, तुमने अपना काम चला लिया, उस पैसे को यूज करने का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। कि भाई तुम्हारे पास वो पैसा नहीं था पर तुमने मुझसे लिया, तो मैं अगर तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। तो इसलिए हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ये चीज हो गई। अब हम इंटरेस्ट की डेफिनेशन की बात अगर करें तो वो क्या होगी? इंटरेस्ट इज एन अमाउंट चार्ज टू द बोरोवर फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग लेंडर्स मनी, है ना। ये वही बात हो गई कि जो बोरोवर है, जो पैसे बोरो कर रहा है, क्योंकि वो लेंडर का जो लेंड कर रहा है, पैसे जो उसे दे रहा है, उसका पैसा यूज करने का जो प्रिविलेज है उसके पैसे चुकाएगा, ठीक है। और ये जो जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल बैलेंस के अकाउंट को देखा जाता है कि भाई आपका जो प्रिंसिपल बैलेंस है वो अमाउंट आपका कितना है। अगर मान लो मैंने किसी से 100 रुपये लिया, ठीक है, और उसने मेरे ऊपर 5% का इंटरेस्ट रेट लगाया, तो अब जब मैं उसको पैसे दूंगी तो वो 105 रुपये दे रही होंगी मैं, ठीक है। तो जब मैंने जरूरत के समय पे उसके पैसा यूज किया है तो अब मैं उसके पैसे यूज करने के पैसे उसको दे रही हूँ। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट की डेफिनेशन भी तुम लोगों को मैंने बता दी है यहाँ पे, ये तुम लोग इसी तरीके से लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट। अब देखो, यहाँ पे ऐसी चीजें तुम्हें पता चलेंगी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे इंटरेस्ट रेट डिफाइन होते हैं। अब अगर आज के टाइम पे भी तुम वीडियो को पॉज करके अगर डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स को चेक करोगे ना तो वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं होगा उसके बीच में, बट कुछ ना कुछ आपको पॉइंट का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट रेट्स बताएं सबसे पहले कि कौन कौन से रेट्स होते हैं, कौन कौन से इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि एक तो वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक अपने डिपॉजिटर्स को देती है। जैसे मैंने बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो बैंक मुझको कोई इंटरेस्ट रेट देगी, तो ये वो वाला इंटरेस्ट रेट है जो बैंक्स के डिपॉजिटर्स को मिलता है। रेट्स दैट दे लेंड टू देयर बोरोवर्स। अब ये है कि भाई दूसरा जो इंटरेस्ट रेट है वो होता है जो बोरोवर्स पे लगता है। बोरोवर्स कौन होते हैं? जो बैंक से लोन लेने आते हैं, ठीक है। बैंक से जो लोन लेने आते हैं उनके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। तीसरा जो इन लोगों ने बता रखा है, तीसरा वो हमारे पास ये है, द रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज इन बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। अब यहाँ पे देखो, तीसरा जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने बताया है वो ये है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रही होती है, ठीक है, जब गवर्नमेंट को भी कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है और लोगों से पैसा लेती है, जिसको हम लोग बेसिकली ज्यादातर उसे हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कि सरकार ने बॉन्ड के रूप में पब्लिक से पैसा लिया है और सरकार ने बॉन्ड इशू किए हैं लोगों को, तो बॉन्ड पर भी जो गवर्नमेंट है वो हमको कुछ इंटरेस्ट रेट देगी। जो भी लोग सरकार का ये बॉन्ड खरीदेंगे उसको सरकार एक इंटरेस्ट रेट देगी, तो वो एक इंटरेस्ट रेट होता है जिसकी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चौथा इन्होंने क्या बताया हुआ है, रेट्स ऑफर टू इन्वेस्टर्स इन स्मॉल सेविंग स्कीम, जैसे कि एनएससी हो गया, पीपीएफ हो गया, रेट्स एट विच कंपनीज इशू फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखो, दो रेट्स इन्होंने और बताए हुए हैं कि एक रेट्स वो होते हैं जो बैंक स्मॉल सेविंग स्कीम्स में देती है, ठीक है। पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसके बारे में आगे भी तुम लोग पढ़ रहे होगे कि जब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराते हैं तो स्मॉल सेविंग स्कीम हो गई उनकी, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता है। जो आप बैंक्स के साथ फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो उसमें बैंक्स आपको कितना इंटरेस्ट देगी, ठीक है। या फिर अगर कंपनी फिक्स डिपॉजिट इशू कर रही है तो वो कितना आपको इंटरेस्ट रेट देगी, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया कि कितने कितने टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन सारे इंटरेस्ट रेट्स को तो हमने देख लिया, बट अब ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे ये डिफाइन होता है। कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हमें पता चलेगा। डिमांड फॉर मनी,
देखो, डिमांड फॉर मनी का क्या मतलब है, अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, जैसे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब जनता जो है, अब एक ऐसा टाइम आता है जैसे फेस्टिवल का टाइम आ गया, ठीक है, तो लोगों को ना बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है कि भाई हम लोगों को ये शॉपिंग करनी है, हम लोगों को चीजें खरीदनी है। तो जब डिमांड ऑफ मनी बढ़ती है कि भाई पैसे का डिमांड जब बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग्स, अब गवर्नमेंट की बोरिंग्स कितनी हो रखी है, गवर्नमेंट ने कितना पैसा जनता से ले रखा है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी का क्या मतलब होता है कि कितना पैसा मार्केट में जा रहा है। देखो, अब जरूरी नहीं है कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी हो, या जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड भी हो। जब इसमें प्रॉब्लम आती है तब एक इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में हमको देखने को मिलती है। सप्लाई ऑफ मनी का क्या मतलब है कि अगर जनता चाहती है कि मार्केट में 10 रुपए रहे और बैंक सिर्फ 9 रुपए की ही सप्लाई कर पा रही है, तो ये सप्लाई में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इसी को सप्लाई कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी, कि मार्केट में कितना ज्यादा पैसा आ पा रहा है, ठीक है। चौथा हमारे पास है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई होती है, तो महंगाई किस दर से बढ़ रही है ये देखना पड़ता है। अगर महंगाई भी ज्यादा बढ़ रही होती है तो लोन्स के रेट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and the government policies which determine some of the variable mentioned above, इनमें से कुछ जो चीजें हैं, जैसे इन्फ्लेशन रेट समटाइम्स होता है कि जो गवर्नमेंट है या आरबीआई है वो उसको डिफाइन कर रही होती है कि सप्लाई ऑफ मनी, मार्केट में कितनी सप्लाई होगी मनी की, ये भी कई बार आरबीआई डिसाइड कर रही होती है। अगर आरबीआई चाहे तो बैंक्स को बोल सकती है कि सप्लाई ऑफ मनी रोक दो। मनी का सप्लाई कैसे रुकेगा, ये ऑल टुगेदर पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाए तो वो बैंक्स को लोन देने से मना कर देगी, ठीक है, या फिर लोन्स पर बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे ताकि लोग अपने आप ही लोन्स ना लें और मार्केट में बहुत ज्यादा अननेसेसरीली मनी का सप्लाई ना हो। क्योंकि जब मार्केट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो बट ये इकोनॉमी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तुम लोग जब भी आगे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखो यार, ये पढ़ाने से पहले मैं तुमको दोबारा बताऊंगी, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इस बुक के पूरे हैंड रिटन नोट्स, जितना भी क्वेश्चन बैंक है, जितने भी एमसीक्यू हैं, सब तुमको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तुम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, यहाँ पे मैंने तुमको कुछ लिंक्स दे रखे हैं, वहां से जाके तुम उसको परचेज कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है इन सब चीज़ों को लेने में, कई बार उसमें क्या होता है कि यूपीआई का ऑप्शन नहीं है, तो तुम लोग मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर देना। तुमको मेरा मेल आईडी यहाँ पर दिख जाएगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है, और उससे हम लोग बात कर लेंगे और मैं तुमको वो चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगी। और ये मेरी गारंटी है तुम लोगों को कि एक भी चीज़ उस क्वेश्चन बैंक में, उस हैंड रिटन नोट्स में तुमको नहीं छूटेगी और तुमको ये सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। कि आप ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जहाँ पे हम लोग पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला होता है फिजिकल एसेट, ठीक है, जहाँ पे हमको एसेट दिख रही है, तो वो कौन सी होती है, रियल स्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, जैसे डायमंड वगैरह भी हो गया। कमोडिटीज, कमोडिटी मार्केट भी होता है जहाँ पे हम लोग दाल, आटा, चावल ये सब बेच रहे होते हैं, और यहाँ पे इसमें बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें डील भी होता है, ठीक है। मे भी तुम लोगों को थोड़ा फनी लग सकता है कि क्या इसमें भी ट्रेडिंग होती है, हाँ भाई ट्रेडिंग होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, वो बेसिकली हमको फिजिकली एंटिटी की तरह दिख नहीं रही होती हैं, बट वो क्या है, जैसे आपने बैंक्स के साथ एफडी करवा ली, ठीक है, बैंक्स के साथ एफडी करा ली, या फिर आपने किसी भी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, या इंश्योरेंस या प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड हो गया, या कोई सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर्स में पैसा लगा दिया, बॉन्ड्स में लगा दिया, डिबेंचर्स में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया। तो ये सब जो है ये सब फाइनेंशियल एसेट्स है। फाइनेंशियल एसेट्स को इन लोगों ने फर्दर समझा रखा है आगे, तो उसको हम लोग समझ रहे होंगे अभी। देखो, फिजिकल एंटिटी तो तुमने समझ ली ना, फिजिकल एसेट्स, इसके बारे में एज सच बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, बट हम लोग अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस की बात करेंगे। फाइनेंशियल ऑप्शन में भी दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो हमको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन दिख जाएंगे, इसके भी हम लोग बात करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है वो है सेविंग बैंक अकाउंट। अब इसके बारे में सबको ही पता होगा, मेरे ख्याल से तुम लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हो, मे बी तो में से कईयों का सेविंग बैंक अकाउंट होगा, कईयों का नहीं भी हो सकता है, बट जैसे स्कूल्स में हमारे पास होता है कि भाई स्कूल्स वाले खुलवाई देते हैं, तो हम लोगों ने भी वैसे खुलवाया था। तो सेविंग बैंक अकाउंट सबके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है, जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, किसी को पेमेंट कर दिया, किसी से कुछ ले लिया, ऐसे करके। तो ये ऑफर एक फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट होता है जिसको लोग यूज करते हैं, और इस पर बहुत ही लो इंटरेस्ट मिलता है,
5% पर एनम, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का तुम लोग अभी चेक कर सकते हो कि सेविंग बैंक अकाउंट का क्या इंटरेस्ट रेट अभी वो लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादातर लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट ही होता है। जब वो बैंकिंग से जुड़ते हैं तो वो उनका ये सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू ही वो लोग बैंक के सिस्टम के थ्रू जुड़ रहे होते हैं। अगर हम लोग दूसरे की बात करें कि भाई दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मनी मार्केट या लिक्विड फंड्स। मनी मार्केट या लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो पहले म्यूचुअल फंड समझ लो क्या होता है। वैसे तो इस चैप्टर में हमको आगे भी पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बट मैं ताकि तुम लोग ये चीज समझ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छे से बता देती हूँ कि देखो यार, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स होते हैं। बेसिकली भी इसमें शेयर ही होते हैं, कोई अलग ऐसी चीज नहीं है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक फंड है, मतलब एक पूल है जहाँ पे अलग अलग तरीके की कंपनीज अपने शेयर्स को लगा रखा है उन्होंने, और वो उन्होंने उसको एक म्यूचुअल फंड का नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड बेसिकली ऐसे लोगों के लिए होता है जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है इस फील्ड में काम करने की। तो उनको क्योंकि डर रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप की, है ना, अलग अलग इंडस्ट्रीज की जो कंपनीज हैं वो एक जगह आई हैं और हम लोगों ने उनका शेयर खरीद लिया है। तो इससे क्या होगा, अगर एक इंडस्ट्री डूब भी गई, मान लो नुकसान भी हो गया, दूसरी भी डूब गई, तीसरी भी हो गया, तो 4-5 ऐसी चीजें फिर भी बची रहेंगी जिससे बंदा पैसा कमा लेगा, ठीक है। तो ये हो गया इस म्यूचुअल फंड। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रही हूँ इसके ऊपर। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरह है, बट ये एक शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है कि वही आपका जो इनकम है वो एकदम फिक्स है। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई आप उसमें डेली पैसा लगा रहे हो, बट आपने एक बार पैसा लगा दिया, अब एक फिक्स इनकम हो गया, अब आपको उसमें, पर ऐसी बात नहीं है कि वो पैसा निकल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। तो इसलिए पैसे निकालने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। वो लोग ईजी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। ईजी लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि कितना जल्दी आपका पैसा कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप चाहो, मान लो मैंने कहीं पे म्यूचुअल फंड लगा रखे हैं, मुझे 2-4 दिन या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, मुझे 1 साल बाद मान लो मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे तुरंत ही चाहिए पैसा, तो मेरे को पैसा आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यार, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन लोगों ने बता रहा है कि अनलाइक मोस्ट म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो भी जो भी इन्वेस्टर होता है उसका ये मोटो होता है कि मेरा पैसा बढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा रिस्क यार लेने को तैयार हैं, बट मेन फोकस जो होता है वो रिटर्न पे होता है। बट मनी मार्केट फंड्स में अगर हम लोग देखें तो ये लोग मेन फोकस करते हैं कि आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट रहे और थोड़ा थोड़ा रिटर्न भी मिलता रहे, ठीक है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि एकदम से पैसा अपना झोंक दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म थोड़ा पैसा लगाने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं बेयर कर सकते। मनी मार्केट फंड जो होते हैं ये यूजुअली बेटर रिटर्न्स करते हैं सेविंग अकाउंट से। अब सेविंग अकाउंट आपको 4-5% पर एनएम का अगर हमें दे रही है, तो जो ये मनी मार्केट है ये आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा ही अमाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट देगी। बट यहाँ पे भी अगर हम देखें, बैंक जो हमको फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है उससे थोड़ा सा कम होता है, बट सेविंग बैंक से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो वो होगा हमारे पास फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स। अब यहाँ पे बैंक्स के साथ हम फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, इसको हम लोग एफडी भी बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो टर्म डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप पैसा लगा रहे हो, एक टर्म डिपॉजिट हो गया है ये। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड इसका 30 डेज तो होता ही है कि आपको भाई कम से कम इतने दिनों तक तो अपना पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जाके आज एफडी कराई और आप चले गए 1 हफ्ते बाद पैसा निकालने। अब ये किन लोगों के लिए होता है, कौन से लोग जो होते हैं वो एफडी करवाते हैं, भाई ऐसे इन्वेस्टर जिनकी लो रिस्क एपेटाइट है, भाई वो बहुत ज्यादा रिस्क को बेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो लोग इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। 6 से 12 इसका टाइम पीरियड यूजुअली होता है जब लोग इसे लगाते हैं, 6 से 12 महीने तक का। और यहाँ पे इन्होंने देखो एक और चीज बता रखी है कि अगर आप एफडी 6 महीने से कम की करवाते हो तो आपको मनी मार्केट फंड से भी कम रिटर्न मिलेंगे, तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो आप कोशिश करो कि भाई 6 महीने या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इतने की एफडी करवाओ, तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा आता है, आपको पता भी चलेगा भाई कोई रिटर्न मिला भी है। नहीं तो रिटर्न देखने को भी पता नहीं चलेगा कि भाई ये 100-200 या 300-400 रुपये बढ़ गया, तो इसमें कोई फायदा तो वैसे भी ऐसा है नहीं। ये थे हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन, जहां पे हमने सबसे पहले बात करी थी सेविंग बैंक अकाउंट की, दूसरी हम बात कर रहे थे मनी मार्केट की, तीसरी हम बात कर रहे थे फिक्स डिपॉजिट की। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पोस्ट ऑफिस सेविंग है। पोस्ट ऑफिस सेविंग क्या होता है कि आपको अपना एक बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट आपकी पोस्ट ऑफिस में हो रही होती है।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, ये एक लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क एज सच नहीं है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से इसको अवेल कर सकते हो जो भी आपके घर के आसपास हो। इस पर इंटरेस्ट रेट आपको 8% पर एनम मिल जाता है, जो कि मंथली पेड किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि पोस्ट ऑफिस सेविंग क्या है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देना कि एक लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, आप इसको किसी भी पोस्ट ऑफिस से अवेल कर सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखना, अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो इंटरेस्ट रेट लिखना जरूरी है। ठीक है, और ये भी लिख देना कि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये मंथली पे किया जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो 1000 होता है और यहाँ पे 1000 के मल्टीपल्स में ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए फिर आप चले गए 300 रुपये जमा करने, ऐसा नहीं होगा, है ना। जब आप 1000 रुपये जमा करा रहे हो तो इनका कहना यह है कि आपको 1000 के मल्टीपल में जमा कराना है। 1000 कराओ, 2000 कराओ, 3000 कराओ, आपको 1000 का मल्टीपल ही चाहिए होगा। अब मैक्सिमम अमाउंट इन लोगों ने बता रखा है कि अगर आपने ये स्कीम में सिंगल स्कीम में अगर पैसा लगाया है तो आपका मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख तक हो सकता है। बट अगर ये स्कीम आपके पास जॉइंट है, जैसे कभी जॉइंट बैंक अकाउंट भी होते हैं, तो अगर आपने जॉइंट ये स्कीम ले रखी है तो आप इसमें 6 लाख तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 ईयर्स का होता है कि भाई 6 साल तक इसका मैच्योरिटी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने 6 साल तक पैसा रखा है ना, टाइम ऑफ मैच्योरिटी तक अगर आपने पोस्ट ऑफिस के साथ पैसा रखा है तो वो आपको 10% का बोनस भी देती है कि भाई आप इतने अच्छे इन्वेस्टर, इतने अच्छे कस्टमर हो उनके कि आपने 6 साल तक पोस्ट ऑफिस को ये पैसा दिया, जिसकी वजह से आपको 10% का बोनस इंटरेस्ट और भी ज़्यादा दे देती है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा है कि अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करोगे, कब आपको परमिशन आपको मिलेगी कि भाई आपको प्री मेच्योर विड्रॉल करना है। अब देखो इसकी टाइम कितनी है मेच्योरिटी की, वो 6 साल है। बट अगर आपको 6 साल से पहले, प्री मेच्योर का मतलब होता है मेच्योरिटी से पहले अगर आपको अपना पैसा निकालना है तो आपको कब तक अलाउड है कि आप कब निकाल सकते हो। अब ऐसा नहीं होगा कि आज ही गए हो तो 2 महीने बाद ऐसा लगने लगा कि भाई पैसा निकालना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब तक आपको 1 साल पूरे नहीं होंगे तब तक आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हो। और अगर आपने डिडक्शन की है, अगर आपने प्री मेच्योरली अगर अपना पैसा निकाला है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 5% ये लोग काट लेंगे और 10% का बोनस भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लंबे समय तक इसे पैसा इसमें लगा सकते हो तो आप इसे लगाओ, अदरवाइज हम इसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसे ध्यान रखना तुम लोग। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन भी कर दी है, देख लेना। अपनी अपनी बुक में साथ साथ में अंडरलाइन करते रहा करो, जिससे कि तुम्हें बार बार वीडियो पे ना आना पड़े। अभी मतलब देखा, समझो, इसको पढ़ो, पर एक बार बुक से भी पढ़ो, क्योंकि बुक तुम्हारे पास रहेगी, जब तुम उससे पढ़ोगे अच्छे से तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये तो बस समझने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मेच्योरिटी 15 सालों की होती है। पोस्ट ऑफिस वाले की कितनी थी, 6 साल की थी। इसकी मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, 15 साल बता रखी है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% पर एनम है, जो कि कंपाउंड होता है एनुअली, और ये एनुअली ही हमको मिलता है। ठीक है, जो भी पीपीएफ अकाउंट होता है आपका, वो आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से खुलवा सकते हो, कोई भी बैंक से आप जाके इसको खुलवा सकते हो और साल में कभी भी खुलवा सकते हो। ठीक है, इज ओपन ऑल थ्रू द ईयर फॉर डिपॉजिटिंग मनी। आप इसे कभी भी खुलवा सकते हो और अब इसमें आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम पीपीएफ की बात करें तो अगर हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, पहला ही हो गया। दूसरी, इसकी मेच्योरिटी लिखेंगे भाई 15 सालों की होती है। तीसरी, इसका भी इंटरेस्ट रेट लिखेंगे कि 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली होता है। चौथा, कि आप पीपीएफ अकाउंट किसी भी नेशनलाइज बैंक से कभी भी खुलवा सकते हो ड्यूरिंग द ईयर। कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब इस समय इस महीने खुलेगी या नहीं खुलेगी, कभी भी जाके आप इसे खुलवा सकते हो। और अगर हम डिपॉजिट करने की बात भी करें तो डिपॉजिट भी आप साल में कभी भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो 5 पॉइंट हो गए। और एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये भी दे रखा है कि टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपने अपना पैसा पीपीएफ में लगा रखा है तो आपका जो पैसा है, जो आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, सेव करें। तो जो पीपीएफ में पैसा लगा होता है उस पर आपका टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जैसी नहीं है कि उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर किसी बंदे को टैक्स बचाना है तो वो पीपीएफ में अपना पैसा लगा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पर भी बता रखी है, इन्होंने भी बता रखा है कि अगर आप प्री मेच्योरली विड्रॉल करना चाहते हो, देखो मेच्योरिंग की जो डेट है वो तो 15 सालों की है, बट अगर आप चाहते हो कि भाई मैं 15 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे पैसे मेरे जल्दी निकालना है, तो आप सातवें फाइनेंशियल ईयर से ही आप पैसा निकाल सकते हो। मान लो अगर आपने सन 2000 में पैसा लगाया था तो आप 2007 का जो फाइनेंशियल ईयर जब अप्रैल में शुरू होगा
उसके बाद ही आप इसका पैसा निकाल सकते हो, नहीं तो इन 7 सालों के बीच में आपको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप उसमें से अपना पैसा निकालो, ठीक है। वीडियो के लिए हम लोग सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। मैं ये वीडियोस मैं तुम लोग सोच रहे हो कि दीदी इतना 20-20 मिनट का पार्ट क्यों बना रही है, क्योंकि यार आई डोंट वांट कि मैं वीडियो बहुत लंबा बना दूं। इससे क्या होता है ना कि बच्चे पूरा वीडियो नहीं देख पाते, और हम लोग अगले वीडियो में पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। मैं चाहती हूँ हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़ें, ताकि तुम लोगों को कोई बाद में इशू ना आए, जब पेपर हो तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए तो अगर तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।